हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का लेक्चर। तो पहले तो हम वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कल मैंने आप लोगों से पूछा था। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को यह मनाया जाता है। पोखरण फर्स्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब आयोजित की गई थी? 1974 में। हक्की पिक्की जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। जगत गुरु बसवेश्वर का जन्म 1131 में हुआ था। PM किसान योजना जो है फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी। PM किसान योजना के तहत कुल एक वर्ष में 6000 की राशि दी जाती है, जो कि 2000 के 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर दिया है गगन परमार जी ने आंसर दिए हैं सभी प्रश्नों के। गगन जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप यूं ही लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, आंसर देते रहिए, खुद को मोटिवेट करिए और हमें भी मोटिवेट करते रहिए। चलिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है भारत का डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन को लेकर के यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने 16 जून 2021 को 8:52 पर एक ट्वीट किया। ट्वीट में ये लिखा था कि कैबिनेट अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन टुडे। इट विल इनेबल अस टू यूटिलाइज सी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मिनरल्स हिडन इन द डीप ओशन इफेक्टिवली एंड सस्टेनेबली। इट विल ऑल्सो ब्रॉडन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि भारत की जो कैबिनेट है उसने यहाँ पर डीप ओशन मिशन को अप्रूव कर दिया है। इसके माध्यम से समुद्र के डीप में जो यहाँ पर रिसोर्सेस मिनरल्स होते हैं उसको निकालने में मदद मिलेगी, जो कि जो क्लाइमेट चेंजेस की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें थोड़ा कंट्रोल करेगी और इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगी, ऐसा इनका मानना है। तो यहाँ पे समझना होगा कि डीप ओशन मिशन क्या है। तो उपग्रहों का डिज़ाइन तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अगर नाम आता है किसी का तो वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्य संस्थाओं के साथ मिल करके एक मिशन को तैयार किया गया। यह मिशन क्या करेगी कि समुद्र के गहरे कोने से कोने में जा कर के वहाँ पर जो रिसोर्सेस होते हैं उसके बारे में पता लगाएगी। और इसके लिए भारत सरकार ने 8000 करोड़ रुपये की लागत को 5 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है। तो इसका लक्ष्य ये रहेगा कि जितने भी अपतटीय क्षेत्र होते हैं, विलवणीकरण क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जहाँ पे ज्वार आते हैं वहाँ पर इसके माध्यम से रिसोर्सेस को निकाला जाएगा, शोध किया जाएगा और साथ ही इसके लिए एक पनडुब्बी विकसित की जाएगी जो कि बोर्ड पर 3 लोगों के साथ कम से कम 6000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम होगी। ऐसा माना गया है इसमें कि यह मिशन 55 साल पहले इसरो द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष अन्वेषण के समान गहरे महासागर का पता लगाने का प्रस्ताव है। क्योंकि जिस प्रकार से इसरो क्या करता है कि अंतरिक्ष में अपने स्पेस भेज करके कठिन से कठिन चीज़ों के बारे में पता लगाता है, उसी प्रकार से यह समुद्र के अंदर भेज करके जानकारी एकत्रित की जाएगी। ये इसका लक्ष्य रहेगा। तो इसरो जो है अन्य कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है, जिसमें से DRDO है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, CSIR है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और भारत सरकार की नेवी है। ये सभी संस्थाएं मिलकर के इसके लिए कार्य करेंगी। फिर इसके साथ साथ केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, जो कि पूरा का पूरा इसी के अंतर्गत देखरेख में कार्य करेगा। इस तकनीकी विकासों के लिए भारत सरकार की यह एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये योजना महासागर सेवा प्रौद्योगिकी अवलोकन संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। मतलब इसको ओ स्मार्ट के रूप में जाना जाएगा। तो ओशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑब्जर्वेशंस, रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस। तो यहाँ पर यह समझना होगा कि समुद्र में खनन से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या किस प्रकार से कार्य करेगा। ये मिशन का एक मुख्य उद्देश्य समुद्र के नितल पर
पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को खोजना है और उसको बाहर निकालना है। इसका आकार छोटे छोटे आलू की तरह होता है, जो कि मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लोहे के हाइड्रोक्साइड जैसे खनिज के रूप में ये होता है। ये लगभग 6000 मीटर की गहराई पर स्थित हिंद महासागर की सतह पर बिखरे हुए हैं, जिनका आकार कुछ मिलीमीटर और सेंटीमीटर तक के बीच का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इन धातुओं का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन, बैटरी और सौर पैनल में किया जाएगा, ये जब सामान निकाल लिया जाएगा तो। समुद्री खनन के नियामक और विनिमय में क्या क्या यहाँ पर खर्चा आएगा, किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाएगा और किस प्रकार से यहाँ पर परमिशन मिली है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण, जिसको हम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी कहते हैं, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो गहरे समुद्र के खनन के लिए क्षेत्र आवंटित करती है। इसकी स्थापना 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत की गई थी। भारत ने वर्ष 1987 में पायनियर इन्वेस्टर्स का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश था। भारत को हिंद महासागर बेसिन में नोड्यूल अन्वेषण के लिए 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया था। भारत ने वर्ष 2002 में ISA के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें समुद्री सतह से पूर्ण संसाधन में 50% भाग छोड़कर यहाँ पर 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को बरकरार रखा गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस क्षेत्र में अनुमानित पॉलीमेटालिक नोड्यूल संसाधन क्षमता लगभग 380 मिलियन टन आंकी गई है, जिसमें से 4.7 मीट्रिक टन निकेल हो सकता है, 4.29 मीट्रिक टन तांबा, 0.55 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 92.99 मीट्रिक टन मैग्नीज का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। फिर इसके बाद और भी रिसर्च यहाँ पर किए गए हैं, तो उसमें से ये पाया गया है कि खनन क्षेत्र को 18,000 वर्ग किलोमीटर तक सीमित करने में मदद की, तो यह प्रथम श्रेणी का प्रथम पीढ़ी का यह खनन स्थल होगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर अन्य देशों की स्थिति को हम समझें तो किस प्रकार की है, तो हिंद महासागर बेसिन और अतिरिक्त केंद्रीय प्रशांत महासागर में भी पॉलीमेटालिक नोड्यूल क्षेत्र की पहचान की गई है। इसे क्लेरियन क्लिपर्टन जोन के रूप में जाना जाता है। 29 कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पर, उनके साथ गहरे समुद्र में पॉलीमेटालिक नोड्यूल, पॉलीमेटालिक सल्फाइड और कोबाल्ट समृद्ध फेरोमैग्नी क्रस्टस की खोज के लिए 15 साल का अनुबंध किया गया है। बाद में इस अनुबंध को 2022 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और कुछ छोटे द्वीप जैसे कि कुक आइलैंड्स, किरिबाती भी गहरे समुद्र में खनन की दौड़ में भी शामिल हैं। अभी तक अधिकांश देशों में उथले पानी में अपनी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया गया है, वे गहरे समुद्र में निकासी शुरू नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ रही है। भारत की अगर स्थिति देखें खनन की क्षेत्र में, तो भारत की खनन साइट लगभग 5,500 मीटर की गहराई पर है, जहां पर उच्च दाब और बेहद कम तापमान है। भारत द्वारा रिमोट से संचालित वाहन और इन सीटू साइट टेस्टर को 6000 मीटर की गहराई में तैनात कर हिंद महासागर बेसिन में खनन क्षेत्र की पूरी समझ विकसित की जा रही है। भारत द्वारा 6000 मीटर की गहराई के लिए विकसित की गई खनन मशीन अभी तक लगभग 900 मीटर चलने में सक्षम है। जल्द ही इस खनन मशीन की क्षमता को 5500 मीटर तक विकसित करना है। खनन में मौसम की स्थिति और जहाज़ों की उपलब्धता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नोड्यूल्स को सतह पर कैसे लाया जाए, यह समझने के लिए और भी परीक्षण किए जा रहे हैं और अनुमान है कि जब ये परीक्षण सफल हो जाएंगे तो नोड्यूल्स को ऊपर लाने में मदद होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशंस करेंगे रिसोर्सेज का, तो यह पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव करेगा, किस प्रकार से दबाव डालेगा। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN कहते हैं, के अनुसार ये गहरे दूरस्थ स्थान अद्वितीय प्रजातियों के आवास हो सकते हैं, जिन्होंने स्वयं को कम ऑक्सीजन, कम प्रकाश, उच्च दाब और बेहद कम तापमान जैसी स्थितियों के लिए अनुकूलित किया है। इस तरह के खनन अभियान उनके जो खोज हैं, उनका जो रिसोर्सेस है, उनका जो हैबिटेट है, उसको नुकसान पहुंचाएगा और ये प्राणी जीव जो है वो विलुप्त होने की कगार पे चले जाएंगे।
गहरे समुद्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी की अभी तक काफ़ी कम समझ है, इसलिए इनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना और पर्याप्त दिशा निर्देशों को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। समुद्री सतह के अवसादी प्लग को लेकर भी पर्यावरणविद चिंतित है, क्योंकि खनन के दौरान उत्पन्न निलंबित कण ऊपरी महासागर की परतों में फिल्टर फीडर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खनन वाहनों से ध्वनि प्रदूषित होगा, प्रकाश प्रदूषित और तेल के फैलाव जैसी अतिरिक्त चिंताएं भी व्याप्त की जा सकती है। फिर यहाँ पर समुद्र में खनन के आर्थिक व्यवहार्यता क्या हो सकती है? तो आईएसए के नवीनतम अनुमान में कहा गया है कि वह वाणिज्यिक रूप में तब व्यवहारिक होगा जब प्रति वर्ष लगभग 3 मीट्रिक टन खनन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी क्षमता और कुशलता को बढ़ाने के लिए और भी अध्ययन की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि अभी तक अगर आप देखते हैं तो ये जो स्कीम है 2018 में लॉन्च की गई थी और इसके लिए 2021 में यहाँ पर जो पैसे का अलोकेशंस किया गया 2021 से 2024 के लिए 2,823 करोड़ रुपए का अलोकेशन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर समुद्र के जो क्षेत्र हैं उसके सिग्निफिकेंस की, तो समुद्र का लगभग 70% जो भाग है, मतलब पूरे पृथ्वी का जो लगभग 70% भाग है उस पर समुद्र है, और उसमें भी 95% हिस्सा ऐसा है जिसको अभी तक समुद्र का एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मात्र मनुष्य अभी तक 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाया है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के आसपास का जो पूरा सराउंडिंग एरिया है उसमें से लगभग 7,517 किलोमीटर ऐसा है जो कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं। इसमें भी लगभग हमारे देश की जो 30% पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया पर निवास करती है। भारत सरकार के द्वारा विज़न ऑफ न्यू इंडिया 2013 लॉन्च किया गया था, जो कि फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि भारत की जो इकॉनमी है उसमें ब्लू इकॉनमी की भागीदारी को बढ़ाना था। इसके अंदर इसका उद्देश्य रखा गया था। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अदर ब्लू इकॉनमी जो भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं वे कौन कौन से हैं, तो इंडियन नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकॉनमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो कि यहाँ पर स्टार्ट किया गया था दोनों देशों के मध्य 2020 में, और इनके माध्यम से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सुझाए गए थे जिसको माध्यम से यहाँ पर ब्लू इकॉनमी को फ्लरिश करना था, बढ़ाना था। फिर एक प्रोजेक्ट है सागर माला प्रोजेक्ट। तो सागर माला प्रोजेक्ट जो है ये बात करता है कि किस प्रकार से भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं और जो क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार से कनेक्टिविटी को लेकर के आया जाए, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी की जाए, जिसके माध्यम से मॉडर्नाइजेशन तरीके से पोर्ट में अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। फिर ओ स्मार्ट है जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था इसी लेक्चर में। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट है एक प्रोग्राम, और नेशनल फिशरीज पॉलिसी है जिसे हम ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव्स भी कहते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से इकॉनमी को ग्रोथ कराना है, खासकर ब्लू इकॉनमी के माध्यम से जो हमारी मेन इकॉनमी है उसमें यहाँ पर ग्रोथ कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया वे था यहाँ पर डीप ओशन मिशन। तो आप लोग यहाँ पर जो भी डिमांड करते हैं टॉपिक की, मैं बाकायदा उसके ऊपर अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आकर के आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ये जो टॉपिक था इसकी डिमांड करी थी यहाँ पर गगन परमार जी ने। तो गगन जी, आपको और भी अगर किसी प्रकार की कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर समय के आधार पर मैं टॉपिक पे डिस्कस कर लूँगा। यहाँ पर अब जो मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। तो भारत ने किस वर्ष पायनियर इन्वेस्टर्स का दर्जा प्राप्त किया था? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? IUCN का पूरा नाम क्या है? विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर समुद्र है? भारत का कितना किलोमीटर भूभाग समुद्र से घिरा हुआ है? ये 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं।
उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस की तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।